आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी पाकिस्तान में कोई नई चीज़ है? पाकिस्तान में तो इसका आगाज़ कायद आज़म की हयात में ही हो गया था। कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर रोकने की कोशिश की गई। तो एक तरफ जनरल ज़िया उल हक के घर में इंडियन फिल्में देखी जा रही हैं, शत्रुघ्न सिन्हा आके ठहर रहे हैं और मुल्क पर वो जो है इस्लामाइजेशन थोपने में लगे हुए थे। ये कौल व फ़ेल का तज़ाद हमारे यहाँ शुरू से रहा है। वो अफसरशाही जो पाबंदियाँ लगाती रही है वो खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अच्छी खासी सेकुलर होती है। क्या लफ्ज़ जो हैं वो एक बुलेट से ज़्यादा जाके हिट करते हैं? बुनियादी सवाल उठाना हर शहरी का हक है। रियासती अहलकार हैं वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये रियासत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। आम आदमी सोचता है लेकिन लिख नहीं सकता। शायर और अदीब और सहाफ़ी वो चीज़ लिखते हैं, जब वो लिख देते हैं तो उससे रियासती अहलकारों को तकलीफ होती है। अयूब खान ने जो भी पाबंदियां लगाई वो पाबंदियां चली नहीं। इसी तरह भुट्टो साहब के दौर में 71 में मशरिकी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन हो रहा था, इज़हार राय पे मुकम्मल पाबंदी थी। पाबंदी लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? क्या हमने जंग जीत ली? शाह ईरान शायद आए हुए थे, याह्या खान ने कहा कि भाई अदाकारा नीलो को बुलाया जाए और उसका रक़्स पेश किया जाए। जब नीलो ने रिफ्यूज़ कर दिया तो कहा यह जाता है कि उसको उन्होंने उठवा लिया और उसको कहा कि ये तुम रक़्स पेश करो। तो उस पर हबीब जालिब ने फिर लिखा, तू के ना वाकिफ़ आदाब गुलामी है अभी, रक़्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। रियासतें भी अपनी गलती से सीखती हैं, आगे बढ़ती हैं। क्या हमने अपनी गलतियों से सीख लिया? अगर वो सीख गए होते तो शायद इस तरह से नहीं करते कि इसको पकड़ लो, उसको उठा लो, इसको धमकाओ, लेकिन वो किए चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे नहीं चलेगा। ये पेका भी कामयाब नहीं होगा, ना MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है ना ये कामयाब होगा। मुज़ाहमत होती रही। अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट उनके लिए है जो सोचते हैं, सुनते हैं और कभी कभी बोल भी पड़ते हैं। ये अलग बात है कि बोलने के बाद वो उसका खमियाजा भी भुगतते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे रिश्ते की जो पाकिस्तान में पेन और पाबंदी के दरमियान है। आजकल पीका एक्ट का चर्चा है, हर तरफ से उस पर तनकीद हो रही है, सहाफ़ियों को उठाया भी जा रहा है और लोग खुद भी सहमे हुए हैं। मगर क्या ये पाबंदियाँ सहाफ़त पर कह लें या लिखने वालों पर कह लें कोई नई बात है या इसकी कहानी बहुत पुरानी है? आज की पॉडकास्ट इसी से मुतल्लिक है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, जो बरतानिया से PhD हैं। सियासत हो, अदब हो या बैनुल अक़वामी अमूर हों, हिस्ट्री पर इनकी बहुत गहरी ग्रिप है और बहुत से अखबारात के लिए कई साल से लिख रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, काफ़ी का तर्जुमा कर चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू। अच्छा सर, जैसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हो रही थी कि हम किस मौजू पे यहाँ पर बैठे हैं, तो सर मुझे ये बताएं कि ये सहाफ़त पर या आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी पाकिस्तान में कोई नई चीज़ है? आपके ख़्याल में ये कहाँ से ये वाक़यात शुरू होते हैं, आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के? देखें, पाकिस्तान में तो इसका आगाज़ कायद आज़म की हयात में ही हो गया था, क्योंकि सबसे मशहूर वाक़या है, उस पर खासा लिखा भी गया है कि जब 11 अगस्त की तकरीर कायद आज़म ने की थी, हमारी पहली जो दस्तूर-साज़ असम्बली थी उसमें, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उस तकरीर में कायद आज़म ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा था कि आज के बाद जो है वो मजहबी बुनियादों पर तकसीम हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है लोग बहैसियत एक शहरी के, पाकिस्तानी शहरी के तौर पे बराबर होंगे, और उन्होंने साफ ये भी कहा कि हर फ़िरक़े और मज़हब के लोगों को अपने मज़ाहिब पे अमल करने की मुकम्मल आज़ादी होगी, इबादतगाहों की आज़ादी होगी। तो ये जब उन्होंने तकरीर की तो इस तकरीर को दबाने की कोशिश की गई, और ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है कि जो डॉन के एडिटर हैं उनको ये कहा गया, तमाम अखबारों में कहा गया कि ये तकरीर इस तरह से ना शाया की जाए। लेकिन जो डॉन के एडिटर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं बराह रास्त कायद आज़म से बात करूँगा। तो उसके बाद फिर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो पीछे हटी और वो फिर तकरीर उस शक्ल में सामने आई। तो ये हमारे यहाँ इसका आगाज़ जो है वो अफसरशाही ने किया, बुनियादी तौर पे सियासतदानों ने नहीं किया। तो उस वक्त जो अफसरशाही के लोग थे उनमें जो सेक्रेटरीज़ और चीफ सेक्रेटरीज़ वगैरह होते थे, ख़ास तौर पे चौधरी मोहम्मद अली जो थे वो खासी पावरफुल पोजीशन में थे उस दौरान, उस पीरियड में। तो इस तरह के लोगों का किरदार रहा। तो ये इज़हार राय पे पाबंदी का आगाज़ उसी वक्त से कर दिया गया। दूसरा ये था कि जो अपोजिशन थी, क्योंकि ज़ाहिर है इज़हार राय। अच्छा, आप जिस तकरीर का जिक्र कर रहे हैं वो फिर डॉन के अलावा बाकी अखबारात में सेंसर होकर छपी? जी, फौरी तौर पे वो दूसरे अखबारात में नहीं छपी, सिर्फ डॉन ने पूरी छापी थी। दूसरे अखबारों में कुछ अखबारात ने तो बिल्कुल ही नहीं शाया किया, कुछ अखबारात ने उसको काट छाट के शाया किया था। लेकिन डॉन के जो एडिटर थे उन्होंने स्टैंड लिया, तो उसके बाद वो फिर तकरीर डॉन ने पूरी छापी थी। और उसके बाद हम अभी तक देखते हैं कि उस तकरीर का हवाला नहीं दिया जाता
ज़्यादातर यानी क़ायद आज़म की दूसरी तकरीर का हवाला दिया जाता है। लेकिन वो जो 11 अगस्त की है तकरीर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो तमाम हमारी जो मजहबी ग्रोह हैं, चाहे वो मज़ाहिब हों या फ़िरक़े हों, उन सबको आज़ादी है। अब आज के बाद कोई हिंदू और मुस्लिम उस तरह से नहीं रहेगा, बल्कि सब पाकिस्तान के शहरी बराबर होंगे और हर एक को मजहबी आज़ादी होगी। तो ये चीज़ें, ये पहली मरतबा यानी अगस्त में 11 अगस्त की तकरीर थी और उसको इस तरह से रोकने की कोशिश की गई। अच्छा नाज़िर साहब, तो अगर देखा जाए तो एक एक बैलेंस तकरीर है, मतलब अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट पे भी देखें कि तमाम मज़ाहिब को इजाज़त होगी, तो आपके ख्याल में ये कौन चाहता था उस वक्त? आपने ब्यूरोक्रेसी का या अफसरशाही का कहा कि वो लोग थे, क्या उस वक्त भी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म मतलब परवान चढ़ रहा था, उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे, वही लोग ये चाहते थे? आपके ख्याल में कौन थे वो लोग? देखें, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इस तरह की पाबंदी लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मजहबी इंतहा पसंदी हों। अब ये जो जिस अफसरशाही की हम बात कर रहे हैं, वो अफसरशाही उस वक्त अपने रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी होती है उसमें ये फेयरली सेकुलर होते हैं। यानी इवन खुद क़ायद आज़म की ज़िंदगी, अब जिन्ना साहब की ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी में वो ख़ासे सेकुलर आदमी थे। सेकुलर का मतलब ये है कि उनका आप पहनावा देख लें कि किस किस्म की चीज़ें वो पहनते थे, किस किस्म का खाना पीना उनका था, वो सारा डॉक्यूमेंट है, लोगों को पता है। तो वो फेयरली अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सेकुलर होते हैं। और यही ब्यूरोक्रेसी का यानी अफसरशाही का भी यही हाल है। अभी भी आप देख लें कि जो हमारी अफसरशाही है, वो ज़ाती ज़िंदगी में बिल्कुल उसको छोड़ें, अपने जो जनरल ज़िया-उल हक़ थे, जो इस्लामाइज़ेशन का पूरा जिन्होंने डोल डाला, जिन्होंने सहाफ़ियों को कोड़े लगाए, बड़ा मशहूर वाक़या है। हम ज़रा-सा जंप ले रहे हैं, लेकिन ये चूँकि बात निकली है इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ज़ाती ज़िंदगी में वो लोग इतने ही, क्योंकि उनके जनरल ज़िया-उल हक़ के घर में हिंदुस्तान का फ़िल्मी अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा उनका फैमिली फ्रेंड था, उनके घर में आके ठहरता था। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट है, अखबारात में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी बेटी को शत्रुघ्न सिन्हा की फ़िल्में पसंद थी। तो एक तरफ जनरल ज़िया-उल हक़ के घर में शत्रुघ्न सिन्हा आके ठहर रहे हैं, वो फ़िल्में, इंडियन फ़िल्में देखी जा रही हैं, ज़ाहिर है इंडियन फ़िल्मों में गाने हैं, सब कुछ है, और मुल्क पर वो जो है इस्लामाइज़ेशन थोपने पे लगे हुए थे। तो ये यानी जिसको कहें ना कॉल ऑफ फेल का तज़ाद, ये कॉल ऑफ फेल का तज़ाद हमारे यहाँ शुरू से रहा है। और वो अफसरशाही जो पाबंदियाँ इज़हार राय पर लगाती रही है, वो खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अच्छी खासी सेकुलर होती है, लेकिन वो किसी भी किस्म की डिसेंट या डिसएग्रीमेंट को बर्दाश्त नहीं करती। तो ये एक रवैया हमारे यहाँ पिछले 70-80 साल से चला आ रहा है। देखें, ये तो पहला वाक़या था। उसके बाद फिर ये हुआ कि अभी क़ायद आज़म हयात ही थे कि सुर्खपोश तहरीक थी, बाचा खान एक बड़े लीडर थे तहरीक आज़ादी के, खान अब्दुल गफ़ार खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत, यानी अंग्रेज़ों के दौर में भी बहुत लंबा अरसा जेलों में गुजारा। जिन्ना साहब तो जेल में नहीं रहे। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि जी उस वक्त तहरीक आज़ादी का सबसे बड़ा हुक्मरान रहनुमा कौन था, तो वो तो बाचा खान थे। और उनकी एक खुदाई खिदमतगार की तहरीक थी, सोशल वर्क करते थे, उस पर जिन्ना साहब के दौरे हुकूमत में ही पाबंदी लगा दी गई खुदाई खिदमतगार तहरीक पे, जबकि वो एक सोशल वर्क की तहरीक थी। तो इस तरह की मिसालें हैं कि जो डिसेंट है, यानी इख्तलाफ राय है, चाहे वो हस्ब इख्तलाफ के तौर पे सियासी हो या अखबारात के ज़रिए हो। तो ये दूसरा स्टेप था। क़ायद आज़म हयात थे तो क़ायद आज़म ने भी कुछ मतलब वो नहीं कहा कि यार मतलब हमने तो ऐसी रियासत नहीं बनाई है, क्या हो रहा है कि वो मतलब आगाज़ में पाबंदियां? देखें, वो तो जिन्ना साहब की मर्जी से हुआ ना, क्योंकि हुआ ये था, ये 22 अगस्त की बात है। 22 अगस्त 1947 को सूबे सरहद में की हुकूमत हटाई गई। वो कांग्रेस की हुकूमत थी, ठीक है। खुदाई खिदमतगार बाचा खान, इनके भाई थे डॉक्टर खान साहब, उनकी हुकूमत थी। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाए, 22 अगस्त को वो हुकूमत बर्खास्त कर दी गई इनकी सूबे सरहद, उस वक्त सूबे सरहद कहलाता था। तो वो जब बरतरफ की गई, यानी अगर बरतरफ करना था तो उसका सही तरीका ये होता है कि आप पार्लियामेंट में या जो भी असेंबली है उसमें तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं, यही तरीका है ना। तो यानी जो आगाज़ हुआ जिन्ना साहब के दौर से ही वो ये हो गया कि जी जो सही तरीका है, अगर हुकूमत आपको सूबाई हटानी है तो उसके लिए आप तहरीक अदम एतमाद लाएँ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके हस्ब इख्तलाफ को हटा दें। लेकिन वो नहीं किया गया। तो उससे जो रिवायत गलत पड़ी ना, वो रिवायत ये पड़ी, और ये जिन्ना साहब के दौरे हुकूमत में ही पड़ गई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे एक ये रिवायत गलत पड़ी, दूसरे ये कि वो ख़ुद जो थे वो गवर्नर जनरल थे, लियाकत अली ख़ान जो थे वो वज़ीर आज़म थे। तो अब आइडियली तो कैबिनेट, जो काबीना की मीटिंग्स होती हैं, वो वज़ीर आज़म को लीड करनी चाहिए, उसकी जो सदारत है। लेकिन वो जब तक जिन्ना साहब हयात थे तो वो खुद करते रहे। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये कहना गलत है कि ये सारी गड़बड़ जो है वो जिन्ना साहब के बाद शुरू हुई।
जब आप ज़रा तफसील में जाते हैं तो पता लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें शुरू में ही आनी शुरू हो गई थी। लेकिन वो अब ज़ाहिर है उनका ज़िंदगी का आखिरी दौर था, वो ऑलरेडी 72 साल के हो चुके थे और 1 साल बाद वो फौत हो गए। लेकिन इसमें ज़्यादा मनफी रोल जो है वो लियाकत अली ख़ान ने पेश किया, क्योंकि उस ज़माने में एक और तंज़ीम थी, अदबी तंज़ीम थी, क्योंकि हम अदब की बात कर रहे हैं जिसमें शायर और मुसन्निफ़ीन थे। तो उस तंज़ीम का नाम था अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। उस तहरीक को काम नहीं करने दिया गया और उस पर ये कहा गया कि ये जो है वो एक सियासी जमात के तौर पे काम कर रही है। हालांकि उसमें सारे बड़े नाम थे, फैज़ अहमद फैज़ उसमें थे, और न सिर्फ उस पर पाबंदी लगाई गई, उसको टारगेट किया गया, बल्कि फिर लियाकत अली ख़ान के दौर में हमने देखा कि एक नाम नहाद रावलपिंडी साजिश के केस आया। ठीक है, ये 1951 की बात है, 1951 की, और उसमें फैज़ अहमद फैज़ गिरफ्तार किए गए, सैयद सज्जाद ज़ही जो थे वो खुद राइटर थे, वो गिरफ्तार किए गए, हसन आबिदी एक शायर थे, वो गिरफ्तार किए गए। तो ये शायरों और मुसन्निफ़ों को टारगेट करना और नज़रियाती इख्तिलाफ की बिना पर उनको जेलों में डालना, ये ज़्यादा शुरू हुआ लियाकत अली ख़ान के दौर से। ठीक है। और दूसरी बात हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि देखें, अगर मैं हमारी जो ज़बानें हैं, उर्दू को हम छोड़ देते हैं, हम अगर ज़बानों की बात करें तो सिंधी ज़बान के सबसे बड़े शायर आज़ादी के बाद कौन आपके ज़हन में आते हैं? शेख हयात साहब, वो जेल में रहे। अगर बलूची ज़बान का कहा जाए कि सबसे बड़े शायर कौन है, गुल खान नसीर, वो जेल में रहे। ठीक है। अगर मैं पश्तो ज़बान का कहूँ तो पश्तो ज़बान के सबसे बड़े शायरों में अजमल खटक का नाम आता है, वो जेलों में रहे या जिला वतन रहे। ठीक है। तो इस तरह से आप नाम लेते चले जाएं, और जो भी बड़े शायर, इवन न सिर्फ उर्दू के नहीं बल्कि हमारी जो ज़बानें हैं, दूसरी कौमी ज़बानें हैं, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि चाहे वो बलोची हो, सिंधी हो, सिंधी के शेख अयाज, बलोची के गुल खान नसीर, पश्तो ज़बान के अजमल खटक साहब, पंजाबी के उस्ताद दामन थे, वो भी टारगेट बनते रहे, हबीब जालिब टारगेट बनते रहे। तो ये रवैया तो सिर्फ उर्दू के शायरों और मुसन्निफ़ीन के साथ नहीं था, बल्कि ये दीगर ज़बानों में जो लिखने वाले हैं, दीगर कौमी ज़बानें, उनको भी रियासत ने टारगेट किया। तो रियासती जो अहलकार होते हैं, जिनको मैं अफसरशाही कहता हूँ, वो अफसरशाही बर्दाश्त नहीं करती कि शायर और अदीब भी अवाम में कोई शऊर फैलाएं या बुनियादी सवालात उठाएं जो माशरे में समाजी नाइंसाफ़ी है। उस नाइंसाफ़ी कि इनको मसला क्या होता है, रियासती एहलकारों को मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जो भी माशरती मसाइल को उजागर कर रहा है, उस पर बात कर रहा है, क्योंकि रियासती एहलकार ये चाहते हैं कि जो भी उनके करतूत हैं, काले करतूत हैं, उन करतूतों पे बात ना की जाए, उसको छुपाया जाए, और कोई भी चीज़ ऐसी अवाम तक ना पहुँचे कि जिससे अवाम सवाल करने लगे, यानी चैलेंज करें कि भाई ये हमारे माशरे को ऐसे क्यों चलाया जा रहा है, हमारे साथ ज़्यादती क्यों हो रही है, हमें पीने का साफ़ पानी क्यों नहीं मिलता, हमें अच्छी तालीम मुफ्त में क्यों नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें जब लिखी जाती हैं तो उससे हमारी रियासती एहलकारों को तकलीफ़ होती है। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ अच्छा सब अच्छा है का राग अलापा जाए, और जो चाहे वो सहाफ़ी हों, शायर हों, अदीब हों, जब ये बात करते हैं तो उनको रियासत टारगेट करती है। यहाँ एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं ये साइकी समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी की, अफसरशाही की, कि देखें शोरा की जो जद्दोजहद है वो अल्फाज से है, मुसल्ला तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। क्या लफ्ज़ जो हैं वो एक बुलेट से ज़्यादा जाके हिट करते हैं कि जो इनको इतनी तकलीफ होती है कि ये इतनी पाबंदियां लगा देते हैं? एक शायर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, कलम तो चलाता है सर। जी, वो असल में अफसरशाही खुद ज़ाहिर है पढ़ी लिखी होती है, उनको ये पता होता है कि अल्फाज में बड़ी ताकत है, और किसी भी माशरे को तब्दील करने में या उसमें इनकलाबी सोच पैदा करने के लिए या तब्दीली की सोच पैदा करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि शायर और अदीब अपना किरदार अदा करें। देखें, जो बड़ी तब्दीलियाँ माशरों में आई हैं, अगर माजी से मिसाल लें तो अब इनकलाब फ़्रांस के नकीब जिनको कहा जाता है, वो कौन थे? वो फ़ौजी नहीं थे, वो राइटर्स थे। उसमें कौन आ जाते हैं? वोल्टेयर आ जाते हैं, रोसो आ जाते हैं, दिदेरो आ जाते हैं, जो इनकलाब फ़्रांस के नकीब हैं, वो सारे लिखने वाले हैं। इसी तरह इनकलाब रूस जो आया 1917 में, तो उसके नकीब कौन थे? राइटर्स थे। दस्तायेव्स्की हो गया, टॉल्स्टाय हो गया, गोरकी हो गया, चेखव हो गया, गोगल हो गए, ये सारे पूरी लाइन है रशियन राइटर्स की। तो ये सारे जो लिख रहे थे, वो जब लिखा जाता है तो आवाम उसको पढ़ते हैं, और वो पढ़ने से आवाम में शऊर आता है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी हमारी जो अफसरशाही वो ये समझती है कि अगर शायरों को, अदीबों को, सहाफ़ियों को लिखने की और बोलने की मुकम्मल आज़ादी दे दी गई, तो वो ऐसी चीज़ें लिखेंगे और ऐसी चीज़ें छपेंगी, शाया होंगी, लोगों तक पहुँचेंगी, जिससे अवाम में गम और गुस्सा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे
जब अयूब खान आए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, और वो करने वाले कुदरतुल्लाह शहाब थे, कि प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स लिमिटेड के नाम से एक इदारा था जो मियाँ इफ्तिखारुद्दीन चलाते थे, ठीक है। उसके तहत पाकिस्तान टाइम्स निकलता था, उसके तहत इमरोज़ अखबार निकलता था, उसके तहत लैलो नहार रिसाला निकलता था। ये तीनों पाकिस्तान के मायानाज पब्लिकेशंस थीं। लेकिन जब अयूब खान आया तो उसने टेक ओवर किया अक्टूबर 1958 में, तो उसके चंद माह के अंदर ही जो अफसरशाही थी, और उस अफसरशाही के सरखेल कौन थे? कुदरतुल्लाह शहाब। कुदरतुल्लाह शहाब उस टीम का हिस्सा थे जिसने जाके बाकायदा उनके दफ्तर पे कब्जा किया, यानी प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड, जो जहाँ से ये तीन अखबारात मैंने नाम लिए, पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज़ और लैलो नहार, उनके दफ्तर पे कब्जा किया और उसको रियासती मिल्कियत में ले लिया। और रियासती मिल्कियत में लेकर वो ज़ाहिर है जब रियासती मिल्कियत में आ गया तो उन अखबारात और रसाइल का बिल्कुल जो नेचर थी वो तब्दील हो गई। और ये कौन करने वाले थे? ये कुदरतुल्लाह शहाब थे। और कुदरतुल्लाह शहाब इस पे इन्होंने शाहनामे में लिखा भी और इस पे फ़ख्र भी करते थे कि हमने ये काम किया। तो ये, या उसके बाद अल्ताफ़ गौहर हो गए। अल्ताफ़ गौहर एक बड़ा नाम था हमारी ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का, उनका भी यही काम था। इन पब्लिकेशंस पर इल्ज़ाम क्या था? मतलब ये कोई एंटी स्टेट का था? एंटी स्टेट देखें, जहाँ भी मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया कि जब आप बुनियादी सवाल उठाते हैं कि माशरे में नाइंसाफ़ी क्यों है, तो उसको जो हमारी रियासती अहलकार हैं वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, जबकि ये बुनियादी सवाल उठाना हर शहरी का हक़ है, चाहे वो राइटर हो या ना हो, ठीक है। अच्छा, आम आदमी सोचता है लेकिन लिख नहीं सकता। शायर और अदीब और सहाफ़ी वो चीज़ लिखते हैं, जब वो लिख देते हैं तो उससे रियासती एहलकारों को तकलीफ़ होती है। तो फिर वो ये करते हैं कि जैसे मैंने मिसाल दी कि चाहे वो अखबारात पे पाबंदी लगाई जाती है, और ये सारे अंग्रेज़ों के दौर से चला आ रहा है ना, कि अंग्रेज़ों की जो रिवायत थी, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी जो थी, इन्होंने पाकिस्तान बनाने में तो कोई किरदार अदा नहीं किया था, वो तो सियासतदानों ने किया था। लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में जो थे, चाहे वो मोहम्मद अली जौहर हों या अबुल कलाम आज़ाद हों, इनके, या मौलाना हज़रत मोहानी हों, इनके अखबार और तो रसाइल पे अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगाई, और उस पाबंदी को एग्जीक्यूट करने वाली यही ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है। और वही ब्यूरोक्रेसी बाद में पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। तो उनकी जो ट्रेनिंग थी वो तो अंग्रेज़ों के दौर से थी ना, कि आप अखबारात पे पाबंदी लगाएं, सहाफ़ियों पे पाबंदी लगाएं, शायरों को पकड़ें। हज़रत मोहानी शायर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कॉलर थे। तो ये अफसरशाही की जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग ने इनको ये बताया कि भाई इस तरह से आपको पाबंद करना है हमारे यहाँ सहाफ़त को। लेकिन उसके बावजूद फिर लोग थे, जैसे ज़मीर नियाज़ी थे, एहफ़ाज़ुर रहमान थे, निसार उस्मानी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई और उस पाबंदी को बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा नाज़िर साहब, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर उस तरफ इंडिया को देखें, वो भी हमारे साथ आज़ाद हुआ, उस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा था? वहाँ पर सूरत हाल क्या थी? मतलब यही कलम और सियासत की जंग में क्या चल रहा था वहाँ पर? वहाँ पे आज़ादी थी? देखिए, यहाँ से ज़्यादा थी। अच्छा, यहाँ से ज़्यादा थी। वहाँ पर भी ये हुआ कि जैसे हमारे यहाँ लेफ़्ट के लोगों को निशाना बनाया गया, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में भी, या प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, उसमें भी एक दौर आया था जिसमें इंतहा पसंदी आ गई थी वहाँ इंडिया में। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ, जब इंडिया में आज़ादी 14 या 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, और आज़ाद होने के बाद वहाँ इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने उस आज़ादी को मानने से इनकार कर दिया। जैसे हमारे यहाँ फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा कि ये दाग दाग उजाला, ये सब शब गज़ीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये इस तरह की शायरी वहाँ भी हुई, और कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकायदा ये कहा कि हम इसको नहीं मानते, और वो उन्होंने कहा कि अब हम जद्दोजहद करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उस ज़माने में वहाँ भी क्रैकडाउन किया गया नेहरू के दौर में, लेकिन वो क्रैकडाउन ज़्यादा अरसे नहीं चला। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कांग्रेसी हुकूमत थी नेहरू के दौर में, मजमूई तौर पर पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में ज़्यादा आज़ादी रही इज़हार राय की। तनकीद होती थी लेकिन इज़हार राय की आज़ादी वहाँ थी, हमारे यहाँ ज़्यादा पाबंदियाँ थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा मशहूर केस अभी आपने जिक्र भी किया, रावलपिंडी साजिश केस, उसमें फैज़ अहमद फैज़ भी बंद हुए, 4 साल गालिबन वो जेल में रहे, मगर वो जेल में रहकर भी लिखते रहे। बड़ी मशहूर उनकी एक नज़म है, वो उन्होंने जेल में ही लिखी थी, मेरा ख्याल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो सर ये बताइए कि अगर एक जो शायर है उसको जेल में बंद कर दिया जाए, तो ऐसी क्या वो होती है कि वो जेल लिख तो वो फिर भी रहा है जेल में बैठ के, मतलब जिसने जेल में डाला है उसकी कोशिश तो नाकाम रह गई, फिर तो ये हार नहीं है? अल्टीमेटली तो हार होती ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है कि ये इस तरह की पाबंदियां काम नहीं करती। देखें ना, आप अयूब खान के सबसे ज़्यादा पाबंदियां अयूब खान के दौर में लगाई गई,
ठीक है, अयूब खान के दौर में इतनी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन अयूब खान का हशर क्या हुआ, है ना, रोक नहीं सके ना। मतलब चंद साल आप रखते हैं क्योंकि माशरे को आप इस तरह से पाबंद नहीं कर सकते। तो सहाफ़ी और शायर और अदीब किसी ना किसी तरह से रास्ते निकाल लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग चले गए, जैसे मिसाल के तौर पे कुर्रतुल ऐन हैदर ने जब आग का दरिया नावल लिखा तो उस पर ये एतराज़ किया गया क्योंकि कुर्रतुल ऐन वो नावल बड़ा, उर्दू ज़बान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नावल है आग का दरिया। उस आग का दरिया में उन्होंने बरसग़ीर की पूरी तारीख़ को बयान किया है, जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के कुछ अफसरशाही को पसंद नहीं आई कि ये क्यों ये नावल लिखा गया है। और कुदरत शाह ने अगेन अपने शाहनामे में लिखा है कि वो इनके पास आई कुर्रतुल ऐन हैदर, अब पता नहीं इसमें कहाँ तक सदाकत है, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, वो लिखा है कि ये आई और उन्होंने कहा कि क्या अब हमारे भौंकने पे भी पाबंदी होगी। कुर्रतुल ऐन हैदर ने कुदरतुल्लाह शाह से कहा तो वो मुस्कुरा दिए। फिर इन्होंने कहा भाई रोज़ रोज़ कौन भौंकना चाहता है, कभी कभी तो भौंकने की आज़ादी होनी चाहिए। ये बिल्कुल अल्फाज हैं जो कुदरतुल्लाह शाह ने अपने शाहनामे में लिखे हैं। और उसके बाद वो कुछ अरसे में चली गई। इसी तरह साहिल लुधियानवी भी यहाँ आ गए थे, लेकिन साहिल लुधियानवी भी यहाँ आने के बाद मेरा ख्याल है एक साल के अंदर ही वो वापस चले गए, जो पाकिस्तान के हालात उन्होंने देखे, हिंदुस्तान वापस चले गए। वो आ गए थे यहाँ पर, और ये इसका जिक्र हमीद अख्तर ने अपनी किताबों में किया है। हमीद अख्तर बड़े कॉलम निगार थे और राइटर थे। तो इस तरह की चीज़ें होती रहीं, लेकिन अल्टीमेटली ये पाबंदियाँ नाकाम हो गई। यानी अयूब खान ने जो भी पाबंदियाँ लगाईं वो पाबंदियाँ चली नहीं। इसी तरह खुद भुट्टो साहब के दौर में पाबंदियाँ लगाई गई, ऐसा नहीं है। अच्छा, 71 में जब मशरिकी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन हो रहा था, उस वक्त इज़हार राय पे मुकम्मल पाबंदी थी। यानी कोई भी सहाफ़ी या अखबार यहाँ पाकिस्तान में ये नहीं कह सकता था कि पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त होने वाली है, और आखिर तक ऐलान नहीं किया गया। एक दिन पहले तक तो यही था कि हम जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ये लोगों को बीबीसी से पता लगता था कि फ़ौजें आ गई हैं, बिल्कुल ढाका के करीब पहुंच गई हैं और कब्ज़ा होने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी रेडियो टीवी ये कह रहे थे कि जी हम जो है वो बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। और जनरल नियाज़ी, जिनको टाइगर नियाज़ी कहा जाता था, वो कहते थे हम तो आने दो, हम देख लेंगे। वो बीबीसी पे उनके इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। तो अब वो पाबंदी लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? क्या हमने जंग जीत ली? इसी तरह भुट्टो साहब का दौर था। भुट्टो साहब का दौर भी हालांकि जमहूरी दौर कहा जाता है, लेकिन उसमें भी शदीद पाबंदियाँ लगाई गई इज़हार राय पे। कई अखबारात, सहाफ़ी जेलों में रहे। मुजीबुर रहमान शामी का गालिबन ज़िंदगी नाम का वो होता था रिसाला, उस पर पाबंदी लगी। चटान एक शोरिश काश्मीरी का होता था, उस पर पाबंदी लगी, जेलों में डाला गया। तो भुट्टो साहब ये काम करते रहे। तो ये नहीं है कि जमहूरी दौर भी सारे हमारे अच्छे रहे। ख़ासतौर पर भुट्टो का दौर इज़हार राय की आज़ादी के लिए इतना अच्छा नहीं था, लेकिन कम से कम भुट्टो ने सहाफ़ियों को कोड़े नहीं लगाए। बाद में ये हुआ कि जो अच्छा हाँ, भुट्टो साहब का एक और शायर के हवाले से मैं दूँ। ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कोड़ों का जिक्र कर रहे हैं। ये जब कोड़े मतलब लगवाए जाते थे अयूब साहब के दौर में, तो सहाफ़ियों के ऊपर मतलब कोई इल्ज़ाम साबित करके लगाए जाते थे, या मतलब एक निजी जेल कह लें, उस टाइप का कुछ सीन होता था? क्या होता क्या था ये? पहली बात तो ये कि कोड़े अयूब खान के दौर में नहीं लगाए गए, ज़िया-उल हक के दौर में लगे। ओके, ठीक है। वो हुआ ये कि जब जनरल ज़िया-उल हक ने टेक ओवर किया तो उन्होंने शदीद पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सेंसरशिप लगा दी थी अखबारात और रसाइल पे। और उस ज़माने में ये होता था कि शुरू में अखबार, यानी जो भी अखबार था वो प्रोड्यूस करना पड़ता था ले जाके। उन्होंने एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अफसर बिठाया हुआ था, जो आमतौर पे मेजर वेजर कोई होता था, उसके सामने छपने से पहले अखबारात की कॉपी ले जाते थे। और वो उस ज़माने में तो ज़ाहिर है डेस्कटॉप प्रिंटिंग तो नहीं था, तो वो बटर पेपर या जो भी होता था वो बिछाए जाते, वो रात का वक्त होता होगा, 2:30-3 बजे का। हाँ, उनके सामने बिठाए जाते थे। और वो मेजर साहब या कर्नल साहब जो भी होते थे वो देखते थे, कहते थे ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो। खबरें निकाल देते थे। तो अगले दिन जब अखबार आता था तो उस पर लिखा होता था सेंसर की नज़र में, और आधे से ज़्यादा अखबार ब्लैंक होता था सेंसर की नज़र में। फिर उन्होंने ये किया, कुछ उन्होंने भाई बदनामी हो रही थी लोगों से, यार आधा अखबार खाली है, हुकूमत कुछ नहीं छपने दे रही। तो फिर ये आया कि नहीं, आप मुतबादिल खबरें लेकर आएंगे। अच्छा। तो फिर ये होता था कि जब वो अखबार लेकर जाते थे कॉपी बनाकर, तो वो इजाफी खबरें रखते थे। वो कहते थे अच्छा ये निकाल दो, ये लगा दो। तो फिर उनको ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो ये कह सकते कि सेंसर की नज़र में है। तो अगले दिन फिर जब अखबार आता था तो वो लगता था कि अखबार भरा हुआ है, लेकिन पता नहीं लगता था कि इसमें से आधी से ज़्यादा खबरें वो मेजर साहब ने सेंसर निकाल दी हैं।
तो फिर ये हुआ कि ये जो कोड़े की बात है, ये आपने पूछा, इसमें से कुछ लोग हयात हैं, आपको उनका इंटरव्यू करना चाहिए। मिसाल के तौर पर नासिर जैदी साहब, मुझे बताइएगा आप जिनको कोड़े लगे वो इस वक्त हयात हैं, कराची बस नहीं, वो इस्लामाबाद में रहते हैं। तो इकबाल जाफरी साहब हैं और अपने खावर नईम हाशमी हैं, 4 लोग थे ये, नासिर जैदी, खावर नईम हाशमी, इकबाल जाफरी और हाँ मसूद अली ख़ान, ठीक है, या मसूदुल्लाह ख़ान, मसूद अली ख़ान गालिबन नाम है। तो ये 4 लोग थे, इनको कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। तो हुआ ये था कि उस वक्त सहाफ़ियों की मुहिम चल रही थी। मुहिम क्यों चल रही थी? मुहिम इसलिए चल रही थी कि उस वक्त की जो सहाफ़ती तंजीमें थीं वो खासी पावरफुल थी। पावरफुल का मतलब ये कि आज की तरह नहीं थी कि वो खामोशी से बैठ जाएं। तो उस वक्त मसावात जो पीपल्स पार्टी का अखबार था, उसको बंद करने की कोशिश गई, उसके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। फिर जो सेंसरशिप थी उसके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। एफ़ाज़ुर रहमान साहब ने पूरी ये किताब लिखी है सबसे बड़ी जंग के नाम से, उसका भी यहाँ प्रोग्राम भी हुआ था। तो खैर, तो ये लोग क्या करते थे सहाफ़ी, ये लोग अपनी गिरफ्तारियाँ देते थे और उसमें मिनाज बन्ना साहब लीडर थे, निसार उस्मान एहतजाजन देते थे जी, एहतजाजन वो गिरफ्तारी देते थे, ठीक है, रोज़ कोई 3-4 लोग गिरफ्तारियाँ देते थे और उनको पकड़ के वो जो उस ज़माने में एक टर्म आई थी, सरसरी समात की फ़ौजी अदालत, सरसरी समात की तो सरसरी समात की फ़ौजी अदालत में क्या होता है, सरसरी है ना जिसको कहेंगे वो गोली में आपने सुना, हाँ, और सजा दे खाना पूरी बात। हाँ, तो उसमें कोई मेजर साहब बैठे होते थे। अब ये भी देख लें तारीख का फैसला किया, वो उन सारे मेजरों के नाम तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिए गए, वो किसी को याद नहीं जिन्होंने वो संसद लगाया, लेकिन जिन लोगों ने कोड़े खाए उनके नाम याद हैं अभी भी आपने लिए, देखे ना। तो ये तारीख का फैसला होता है ना। या जैसे वो अयूब खान के दौर में जो पाबंदी लगाने वाले थे वज़ीर इत्तलात थे, उनका नाम था जनरल शेर अली पटौदी, ये मंसूर अली पटौदी के भाई थे जो इंडिया की क्रिकेट टीम के रिश्तेदार थे, भाई नहीं थे, कज़न थे, वटेवर। तो वो अयूब खान के वज़ीर, अब उनका नाम क्या, उनकी याद में कोई 4 लोग भी जमा नहीं होंगे कहीं। इसी तरह जो जनरल ज़ियाउल हक़ का था वज़ीर इत्तलात, जनरल मुजीबुर रहमान, उसका नाम कौन जानता है, लेकिन उनके खिलाफ जिन्होंने जद्दोजहद की वो आज सहाफ़त के हीरो हैं हमारे, एफ़ाज़ुर रहमान हो गए, मिनाज बन्ना हो गए, इनके नाम सब जानते हैं। तो ये तारीख का फैसला होता है ना कि कौन तारीख के कूड़ेदान में फेंका जाएगा और किसको लोग। यही मिसाल ले लेना कि जिन शायरों के मैंने नाम लिए, शेख अयाज, गुलखान नसीर, अजमल खटक, ये उन ज़बानों के आज भी सबसे बड़े शायर हैं। इन शायरों को जिन्होंने सज़ा दी उनके नाम तारीख में गुम हो गए। तो ये तारीख का फैसला है, जो समझने की बात है ना। वो समझने की बात ये है कि कुछ भी कर लें, तारीख में नाम उसका जिंदा रहता है जो मुज़ाहमत करे। तारीख ना इंसाफी नहीं करती। हाँ बिल्कुल, ये सुकरात के बारे में किसी का शेर है ना कि वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं, यानी वो जहर नहीं था, वो अमृत था। तो ये जो मुज़ाहमत है, ये मुज़ाहमत भी एक तरह का अमृत होता है। तो जो लोग मुज़ाहमत करते हैं उनके नाम तारीख में रह जाते हैं। जैसे अब हमें यहीं की मिसाल ले रहे हैं ना, फरहान मलिक साहब हैं, अब इनको उठाया गया जो कुछ भी था, लेकिन ये डटे रहे। या वहीद मुराद को, अभी क्वाइट रिसेंट की बात है, वहीद मुराद को उठाया, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि जनाब जवाब दे दें, उसको उठाया। अब इनको क्या मिला, इनको उठाने से या उनको उठाने क्या मिला? खुद ही मतलब अपने आप को एक्सपोज करते हैं ना इस तरह की हरकतें करके, तो बाकी चीज़ तो चलती रहती हैं। तो वो जो थी कोड़े पे मैं आता हूँ कि कोड़े क्यों लगाए गए। हुआ ये, जो मतलब मैं ज़ाहिर है मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन ये वाक़या मुझे नासिर जैदी साहब ने सुनाया है, जो इस्लामाबाद में होते हैं, जिनको कोड़े लगाए गए। तो ये 4 सहाफ़ी मतलब उनको वहाँ पेश किया गया सरसरी समात की फ़ौजी अदालत में, और उनको कोई सज़ा सुनाई गई जिसमें कोड़े शामिल नहीं थे। शुरू में उनको जो भी 1-2 साल की कैद बामुशक्कत वो सुनाई। समात होती कहाँ थी? इन्होंने जगह-जगह अपने वो बनाए हुए थे ना, स्पेशल कोर्ट टाइप के बनाए हुए थे, जिसमें उसको कहते सरसरी समात की फ़ौजी अदालत, समरी कोर्ट कहता था कि वो उसमें ज़्यादा वो नहीं होना, क्योंकि ये फैसले इन्होंने पहले से सोचे हुए होते थे कि आए का जी चलो। जैसे वो इनकलाब फ़रांस के बारे में कहा जाता है कि जब इनकलाब फ़रांस आया तो उसमें जो सज़ाएँ दी जाती थी, तो वो हर अरिस्टोक्रेसी को, यानी अशराफिया के लोगों को टारगेट किया जाता था। तो उसमें होता ये था कि कोई आया, उससे पूछा कि तुम अशराफिया से हो? उसने कहा हाँ, गर्दन उड़ा दो। दूसरे से पूछा तुम अशराफिया के हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा झूठ बोलता है, गर्दन उड़ा दो। तो ये होती है सरसरी समात की फ़ौजी अदालत। तो आप हाँ कहें या ना कहें, आपको सज़ा होनी है। तो ये 4 सहाफ़ी पेश हुए और इनको कुछ सज़ा सुना दी। अच्छा, जब वो जाने लगे सज़ा सुनकर, तो जो
जिन हजरत ने, जो भी मेजर कर्नल थे, उन्होंने जिन्होंने सज़ा सुनाई थी, उन्होंने कोई जुमला कसा सहाफ़ियों पे और कहा कि तुम लोग क्या समझते हो कि तुम्हारे एहतजाज से हम लोग हार जाएंगे, हम लोग शिकस्त खा जाएंगे, इस तरह की कोई बात थी। तो शायद मसूद अली खान थे जिन्होंने मुड़कर कहा कि नहीं, आप हमसे क्यों शिकस्त खाएंगे, आप हमसे क्यों शिकस्त खाएंगे, आपने जो शिकस्त खाई है वो हमें पता है। वो 71 का कुछ हवाला दे रहे थे। अब इनके तन बदन में आग लग गई। इन्होंने कहा कोड़े। कितने घोड़ों की जरूरत है? मेरे ख्याल 5-5 कोड़े थे, 5 या 6 कोड़े, मुझे सही नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो वाकया मुझे नासिर जैदी साहब ने सुनाया है। नासिर जैदी साहब से अगर आप इंटरव्यू लें या मसूद अली खान से, इसमें से मेरे ख्याल 3 खावर नईम हाशमी है, 4 नाम मैंने दिए हैं आपको ना, इकबाल जाफरी, नासिर हाशमी और मसूदुल्ला खान। हाँ, मसूदुल्ला या मसूद अली खान, ये चेक कर लीजिएगा, मेरे जहन से उतर रहा है, क्योंकि ये मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं ना। ये अब ज़ाहिर है मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 50 साल पहले की, 48 साल, 77 की बात है ना, अब हम 2025 में 47 साल पहले तो ये हुआ था। तो उनको बाकायदा कोड़े लगा। इसमें से एक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको जब डॉक्टर ने देखा तो वो हाई फीवर में थे, तो उनको शायद वो मसूद थे कि जिनको, यानी वो फिर लोग कहते हैं कि ये मसूद ने मरवाया हमें, अगर ये जुमला नहीं कहता तो शायद हमें कोड़े नहीं लगते। लेकिन वो बाकी तीनों को कोड़े बाकायदा मारे गए, सहाफ़ियों को। दो, वो कैद की सजा भी थी और कोड़े इजाफी हो गए। कोड़े इजाफी हो गए ये कहने पर कि जी वो जो जुमला उन्होंने कहा था। अच्छा सर, अब मुझे थोड़ा सा आपसे जानना है, फैज़ अहमद फैज़ की जद्दोजहद, उन्होंने भी 4 साल जेल में गुजारे और गालिबन जी अयूब साहब का दौर था। जी। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ पे ज़ाहिर है उनकी वो एक जाने पहचाने शायर तो उस वक्त बन चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि वो बड़ा नाम थे, यानी उस वक्त भी उर्दू के बड़े नामों में से। जैसे मैंने कहा ना कि अब अगर आप पूछें कि आज़ादी के बाद उर्दू के सबसे बड़े शायर कौन है, कह सकते हैं फैज़ अहमद फैज़। कोई इसमें दो राय नहीं होंगी, यानी जो उनके मुखालिफ हैं वो भी मानेंगे इस बात को कि आज़ादी के बाद उर्दू ज़बान के जो सबसे बड़े शायर हैं, यानी अगर आप शायरी की तरतीब देखें ना, तो तरतीब में उर्दू के जो बड़े शोरा हैं, मीर, उसके बाद गालिब, उसके बाद इकबाल, इकबाल के बाद फैज़, फैज़ के बाद फिर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि अहमद फराज हैं या कौन है। अहमद फराज को भी जिला वतनी में जाना पड़ा, जो कुछ भी है वो भी रहे। खैर, तो फैज़ अहमद फैज़ इतना बड़ा नाम था, उनको जो है वो रावलपिंडी साजिश केस में सज़ा सुनाई गई थी। सब ये 51 की बात है, ठीक है। और वो मेरे ख्याल 4 साल वो फिर जेल में रहे, और जेल में उन्होंने अपना शानदार कलाम लिखा, और वो कलाम आज भी ज़ाहिर है पढ़ा जाता है, लोग उनके नाम से वाकिफ़ हैं, उनके कलाम से वाकिफ़ हैं। तो वो यानी फैज़ उन शोरा में से हैं जिन्होंने, लेकिन अब इंटरनेशनली भी फैज़ के करीबी दोस्त भी थे, नाज़िम हिकमत साहब तुर्की में, ये काम तुर्की में भी हुआ। तुर्की में जो नाज़िम हिकमत थे वो तुर्की के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। उनको तुर्की की आमिराना जो फौजी हुकूमत थी उसने जेल में रखा, वो तो मेरे ख्याल है 15 साल जेल में रहे नाज़िम हिकमत जो थे, बड़े नाम। तो इस तरह के शोरा को ये भुगतना पड़ता है, फैज़ ने भी भुगता, लेकिन उसके बाद इनको फिर जेल में नहीं डाला गया, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत थे, बन गए थे जेल से आने के बाद। और फिर उनको लेनन पीस प्राइज़ भी मिल गया था लिटरेचर का 1961 में गालिबन, और तो फिर उन पे दोबारा से हाथ डालना बहुत मुश्किल था। तो इस दौरान जब वो जेल में थे तो उनकी नज़में वगैरह या पोइट्री बाहर आती रहती थी, या वो जब बाहर आए तो तभी एक साथ कोई मजमुआ वगैरह शाये किया, क्या हुआ था? देखिए, मैं उस वक्त ज़ाहिर है मैं तो मेरी तो पैदाइशी 64 आपकी नॉलेज से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आ जाती थी, क्योंकि ये इन्होंने जो खतूत जो हैं इनके जो मुख्तलिफ किताबों में छपे हैं, जो गालिबन सलीब मेरे दरीजे में या मीज़ान में इनके मज़ामीन हैं, और एलिस फैज़ आती जाती थी, लोग मिलते थे इनसे, तो वो नज़में बाहर आ जाती थी। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त जब वो जेल में थे उस वक्त ही छपना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद पसे दीवारे ज़िंदा जो है, देखें ना, अब वो मजमूए का नाम ही है पसे दीवारे ज़िंदा, तो वो पसे दीवारे ज़िंदा ज़्यादातर उन्होंने जेल में ही लिखा, और वो उनका बेहतरीन वो है। लेकिन उसके बाद भुट्टो साहब के दौर में वो सरकारी मुलाजिम भी रहे, जो मेरे ख्याल आर्ट्स काउंसिल के वो डायरेक्टर रहे, 2-3 उन्होंने। अच्छा, हारून फैमिली ने उन्हें अब्दुल्ला हारून कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया था, लेकिन जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में उनको फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और वो जब चले गए तो वो जो है उनकी मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ, फिर से हुक्म सादिर के दर बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं, सारा उनका है। तो वो जिलावतनी का पीरियड था उनका 77 से मेरे ख्याल है फिर वो 82 या 83 में वापस आए थे।
ठीक है। एक और बड़ा मशहूर वो है कि जब अयूब साहब ने जो है वो आइन बनाया तो हबीब जालिब साहब ने एक जो है जी, ऐसे दस्तूर को सुबह मैं नहीं मैं मानता। नहीं मानता, लेकिन वो तो उनकी अपनी फौज ने नहीं माना। जो आइन वो बनाया था वो जनरल याह्या खान ने उसी आइन को बर्खास्त कर दिया। 62 में वो आइन इन्होंने लागू किया और 69 में जब अयूब खान को इक़्तिदार यानी या जनरल याह्या खान ने फारिग किया, तो वही आइन जिसके बारे में इन्होंने कहा था हबीब जालिब साहब ने कि मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, उनको उनकी अपनी फौज ने नहीं माना। तो ये तारीख का फैसला है। बिल्कुल तारीख है। ये फैसला है कि जी जो जालिब कह रहे थे वो ठीक था, जो अयूब खान कह रहा था वो गलत था। अच्छा, जालिब साहब के बारे में ये भी है कि उनका जेल आना जाना लगा रहता था। फैज साहब तो एक दफ़ा गए तो फिर लंबा उन्होंने 4 साल काटा। जी, ये बात सही है, ये आते जाते रहते थे। हाँ, हाँ, कई दफ़ा ये जालिब साहब जेलों में रहे। उनका मिसरा भी है ना कि पिटे बड़े बने थे जालिब साहब, पिटे सड़क के बीच। तो वो उनको डंडे भी पड़े, वो खाते भी थे। जालिब साहब बड़े यानी अवामी शायर थे। और वो फैज़ साहब का ये था कि फैज़ उस तरह से मुज़ाहिरों वगैरह में नहीं आते थे, उनका ज़रा सा मुख्तलिफ स्टाइल था। फिर उम्र भी उनकी हो गई थी, लेकिन जालिब तो बाकायदा एक्टिव उसमें रहे, एहतजाज में शामिल रहे। उन्होंने एहतजाजी सिर्फ शायरी नहीं की, बल्कि मशहूर वाक़या है कि वो जब एक अदाकारा एक ज़रख़ा फ़िल्म आई थी, उसमें नीलो का पर एक गाना फ़िल्माया गया, रक़्स ज़ंजीर पहनकर भी किया जाता है। तो उसका बैकग्राउंड ये बताया जाता है कि ग़ालिबन कोई शायरान शायद आए हुए थे और याह्या खान ने कहा कि भाई वो उसको अदाकारा नीलो को बुलाया जाए और उसका रक़्स पेश किया जाए ऐवान सदर में उसके शायरान के सामने। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था नीलो ने। जब नीलो ने रिफ्यूज़ कर दिया तो कहा यह जाता है कि उसको उन्होंने उठवा लिया और उठा के ज़बरदस्ती उससे कहा लेकर आया और उसको कहा कि ये तुम रक़्स पेश करो। तो उस पर हबीब जालिब ने फिर लिखा, वो फिर बाद में फ़िल्म में वो फ़िल्माया गया कि तू के नावाकिफ़ आदाब ग़ुलामी है अभी, रक़्स ज़ंजीर पहनकर भी किया जाता है। ये फ़िल्म ज़रक़ा में हबीब जालिब ने उस वाक़े के पस मंज़र में लिखा, तू के नावाकिफ़ आदाब ग़ुलामी है अभी, रक़्स ज़ंजीर पहनकर भी किया जाता। तो ये हबीब जालिब है, ये हबीब जालिब। ठीक है। अच्छा सर, इंसान वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखें, रियासतें भी अपनी गलती से सीखती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो हमारी ये तारीख तो अच्छी नहीं रही इन चीज़ों को लेकर। तो आपके ख़्याल में होना तो ये चाहिए था कि अब हमने उससे सबक सीखा होता और कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ते, क्योंकि ये सारे कलाम और ये जो शोरा की बात कर रहे हैं ये सब हमारे दिलों में ज़िंदा है, इनकी तहरीरें ज़िंदा हैं। बिल्कुल ज़िंदा। ठीक है, और रहेंगी। तो मगर क्या हमने अपनी गलतियों से सीख लिया? बिल्कुल नहीं सीख रहे। हमने क्या, हम मतलब देखें, हमसे मतलब क्या है, सीधी बात करनी चाहिए ना। हमसे मतलब है रियासत और रियासत के अहलकार, यही बात है ना, सीधी सी बात करें। हम क्या, क्योंकि हम और मैं और आप तो नहीं किसी की ओवरऑल रियासत की बात, हम रियासत की बात कर रहे हैं, रियासती एहलकारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि रियासत भी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ तो नहीं है ना। रियासत इज़ कंपोज्ड ऑफ व्हाट, रियासत का क्या आ जाती है, रियासती मोस्टली ये सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी होती है, सिविल और मिलिट्री अफसरशाही होती है, जिसके अफसर ये फैसला करते हैं कि यार अभी किस पे पाबंदी लगानी है, किसको उठाना है, किसके साथ क्या करना है, यही होता है ना। बिल्कुल सही। तो जो सारे इशारिये हैं उससे तो हमें लगता है कि इन्होंने सीखा नहीं है। अगर सीखा होता तो ये अभी जो वाक़यात हुए हैं, जैसे हमने अब कहा कि ये फरहान मलिक का या वहीद मुराद का, या जो अभी जो बिल्कुल रिसेंटली जो चीज़ें हुई, फरहाद अहमद को उठाया गया था, फरहाद मुझे अहमद उठा लो को कहा उठाया गया, या वो जो एक था ना जो कि वो एक और भी शायद थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, वो कॉमेडी अफ़कार अलवी शायद, उसको उससे भी फिर माफ़ी दिलवाई गई कि यार आप ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो इससे ये इज़हार होता है, मतलब देखें ना क्यों नहीं सीखा। 71 में जो कुछ हुआ, जो लोग उसके ज़िम्मेदार थे, ये सारा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिख दिया गया। उन लोगों के नाम बता दिए कि ये अफसर ज़िम्मेदार थे जिसकी वजह से ये सुकूत ढाका हुआ, या जो भी वहाँ आर्मी एक्शन हुआ, जितने लोग मरे, ये वो सारा कुछ। अब आइडियल तो ये, अगर हमने सबक सीखा होता तो सबसे पहली बात तो ये थी ना कि जो मुजरिम थे, जो जंगी जराइम के मुर्तकब हुए, जिनके नाम हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में दे दिए गए हैं, उनको तो कोई सज़ा होती, सज़ा तो होनी चाहिए थी। किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कि हम सीखने पे तैयार नहीं सीखा गया। और दूसरी बात ये कि जो पाबंदियाँ लगाई गई, फैज़ पे हो, जालिब पे हो, या अजमल खटक पे हो, या शेख अयाज पे हो, या गुल खान नसीर पे हो, वो सारी पाबंदियाँ बेकार हुई।
ये आज पाकिस्तान के शेर व अदब के बड़े नाम हैं, अजीम तरीन नाम है जो हमने लिए। तो इन लोगों को, इन अफसरों को ये सीखना चाहिए कि भाई ये जो आप करते हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो सीखते नहीं हैं। अगर वो सीख गए होते तो शायद इस तरह से नहीं करते कि इसको पकड़ लो, उसको उठा लो, इसको धमकाओ, उसको धमकाओ, ये नहीं करते। लेकिन वो किए चले जा रहे हैं, वो किए चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे आपके ख्याल में इनके इस इक़दामात से या जो माजी में किए गए, वक्ती तौर पर तो एक प्रेशर डेवलप होता है ना लोगों के ऊपर, यार लोग डर जाते हैं, देखो उसके साथ ये हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है। लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं। जैसे मतीउल्लाह जान की मैं मिसाल दूंगा। अब मतीउल्लाह जान को भी उठाया गया, उसको धमकाया गया, ये किया, लेकिन वो डटा रहा। ठीक है, इस तरह से और भी कई एक नाम, एजाज सैयद हैं, वो मुसलसल जहां भी उनको मौका मिलता है वो इनको एक्सपोज करते हैं। ये हमारे हीरो हैं, ठीक है ना। तो अब वो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कोड़े खाए पहले, अगर उस दौर के वो हीरो तो ये समझना कि आज के दौर में ये हीरो खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आज के दौर में भी शायरी भी हो रही है, नज़में भी लिखी जा रही हैं, इनको एक्सपोज भी किया जा रहा है, और सहाफ़ी भी हैं, मतीउल्लाह जान जैसे, एजाज सैयद जैसे, और बहुत से नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने काम किया। आसमा शिराजी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुलकर बात करती है जहाँ तक मुमकिन हो, क्योंकि चैनल्स के अपने की रुकावटें होती हैं। उमर चीमा हैं, उनको जहाँ मौका मिलता है वो करते हैं। अब असद तूर हैं, ये करते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो जिनको जहाँ जहाँ मौका मिलता है तो ये डट के खड़े हुए हैं। लेकिन इनमें से फिर बहुत से लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं होता अल्टीमेटली। तो आप मतलब सच्चाई को या इख्तलाफ राय को कुचल सकते नहीं, ये तारीख में मुमकिन नहीं है। अभी जो पीका एक्ट आया है हम जैसे सहाफ़ियों के लिए, आप जैसे लिखने वालों के लिए, जी, आपको क्या लगता है कि ये ओवरऑल एक नेशन के लिए या हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए एक पैगाम है कि भाई ज़रा संभल के, क्या कैसे देखते हैं? ये सबके लिए धमकी है। सबके लिए धमकी है कि जो अगर आप कोई पोस्ट लगाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ लिखेंगे, तो अब लोग सेल्फ सेंसरशिप में आ गए ना। यानी पहले जो सेंसरशिप थी वो खुली थी, अब ये हुआ है कि लोग बोलते हुए डरते हैं। लिखने से पहले हाँ, कई बार सिर्फ वही बोलेगा। जैसे मैंने जिनके अभी नाम लिए हैं, जैसे मतीउल्लाह जान है या एजाज सैयद हैं, जो भी हैं, जो वही लोग हैं, कहते ना कि जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले वाला मिसरा जो है, कि अब वही जो ये फैसला कर ले कि यार अब जो होगा देखा जाएगा, वो बोलेगा। अच्छा, ऐसे लोग हैं बहुत कम। अब 25 करोड़ के मुल्क में आपको 25 लोग भी नहीं मिलेंगे जो इतने दबंग तरीके से बात कर सके, क्योंकि हर एक की अपनी फैमिली होती है। फिर उनको जाहिर है कि सोचना पड़ता है, क्योंकि अब जो तरीक़ेकार होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको टारगेट करें, जैसे अभी हुआ है कि भाई वो आप फैमिली को टारगेट करते हैं ना। तो अब बंदा अपने लिए तो अपनी जान की तो परवाह ना करे कि मुझे जो कर लो करना है, लेकिन जब फैमिली की बात आ जाती, कमज़ोर हो जाता है। जैसे हामिद मीर के साथ हुआ, हामिद मीर खुल के कहा करते थे कि भाई वो मुझे धमकाया गया, मेरी फैमिली के हवाले से धमकाया गया कि तुम खामोश हो जाओ वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये इन्होंने सीखा कुछ भी नहीं है, तारीख से कुछ नहीं सीखा। बेइंसाफ़ी का ये सारा हमने जो सिलसिला डिस्कस किया, मुझे एक बात बताएं कि हमारा एक इदारा ऐसा भी है जिसका काम इंसाफ फराहम करना है। इस पूरी सिचुएशन में आप उस इदारे को, मैं अदलिया की बात कर रहा हूँ, वो कहीं नज़र नहीं आई। सुमोटो एक्शन भी होते रहे इस मुल्क में छोटे छोटे केसों पर। देखिए, अदलिया का किरदार भी हमारे यहाँ खासा घिनौना रहा है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि एक पूरी चेन है उन जजेस की, उन जजों की, जिन्होंने खुद अपनी सरपरस्ती में इंसाफ का तिया पाचा किया है। ख़ास तौर पे अभी आप रिसेंटली देखें, हम पुरानी बात नहीं करते, जस्टिस मुनीर का हवाला हम नहीं देते। जस्टिस मुनीर हों, उसके बाद भी जस्टिस मुनीर हैं, जस्टिस मुनीर ने जो कुछ किया वो हम आज भुगत रहे हैं। अच्छा, इवन वो जस्टिस भी जिनको बड़ा बना के पेश किया जाता है, उन्होंने जैसे जस्टिस AR कार्नेलियस, उनको कहा बड़े अच्छे जज, उनका कोई फैसला आप अयूब खान के खिलाफ नहीं दिखा सकते, बल्कि वो याह्या खान के वज़ीर क़ानून बन गए थे जस्टिस AR कार्नेलियस। वो तो एक मतलब आइन बना रहे थे, वहाँ पर मिलिट्री एक्शन हो। तो ये सारे बड़े, ये अपने जो हमीदुर रहमान जिनकी हम तारीफ़ कर रहे हैं, खुद उन्होंने भुट्टो साहब का साथ दिया, और जब नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लग गई तो उसको उन्होंने वैलिडेट किया। हमीदुर रहमान अपने आखिरी हफ्ते में जो उनका फैसला था, 1975 की बात है, तो उन्होंने उसको वैलिडेट किया। तो ये सारे जज, या उसके बाद जो सबसे तवील अरसा जिन्होंने, जो हमारे यहाँ अभी तक चीफ जस्टिस रहे, जस्टिस हलीम, वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तकरीबन 9 साल चीफ जस्टिस रहे, लेकिन उसी दौरान में जनरल ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया उसके खिलाफ अदलिया ने कोई मेजर एक्शन नहीं लिया। ठीक है, तो जजों का किरदार हमारे यहाँ कोई काबिल तारीफ़
नहीं रहा है। और क्वाइट अगर रिसेंटली की अगर हम बात करें तो जो 4 जज जिनको मैं चार का टोला कहता हूँ जो अभी रिसेंटली गए हैं, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार, जस्टिस खोसा और एक नाम और था, बंदियाल, जस्टिस बंदियाल। काजी फाइज ईसा आपकी लिस्ट में नहीं? नहीं, काजी फायज ईसा मेरे ख्याल में निस्बतन बहुत बेहतर जज थे और उनको भी टारगेट किया गया, उनकी वाइफ को टारगेट किया गया। वो मेरा ख्याल है कि वो जजेस में हमारे यहाँ पिछली 10-15 साल की तारीख है, उनमें जुगू के बहुत से लोग जस्टिस फायज ईसा से खुश नहीं हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस फायज ईसा निस्बतन बेहतर थे। गो कि उनसे भी गलतियाँ हुई होंगी, उनसे भी जो तवक्का थी वो पूरी नहीं हुई, यानी लोग समझ रहे थे कि वो बहुत कुछ कर जाएंगे अदलिया की आज़ादी के लिए, लेकिन वो बहुत कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ कि निस्बतन जस्टिस फायज ईसा एक बेहतर जज थे। तो अदलिया का किरदार कोई काबिल तारीफ नहीं रहा है, इन्होंने हमेशा आमिरों का साथ दिया है। जैसे सहाफ़ी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिन्होंने मुज़ाहमत की, इसी तरह वो जज भी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जिन्होंने मुज़ाहमत की। जैसे फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे जज जिन्होंने ज़िया-उल-हक़ के दौर में हलफ लेने से इनकार किया, ठीक है। या जैसे दोरा पटेल एक बड़ा नाम है। गो के जस्टिस दोरा पटेल उस बैच में शामिल थे जिसने ज़िया-उल-हक़ के टेक ओवर को वैलिडेट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ही कंपनसेटेड फॉर इट। बाद में वो एचआरसीपी के फाउंडर्स में से थे जस्टिस दोरा पटेल। तो ऐसे चंद एक नाम हैं जिन्होंने मुज़ाहमत की, लेकिन फिर ऐसे बड़े नाम हैं जैसे शाद हसन खान हो गए जिन्होंने मुशर्रफ को वैलिडेट किया, अप्रूव किया, उसको इख्तियार दिया, या जो 4-6 जजेस का मैंने अभी नाम दिया। तो जजेस हमारे यहाँ कोई ज़्यादा ऐसे कोई काबिल फ़ख्र किरदार अदा नहीं किया इन्होंने। ठीक है, बस सर अब डिस्कशन क्लोज करने की तरफ बढ़ते हैं। 1-2 सवाल हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो पीका एक्ट आया है, आपके ख्याल में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? रियासत इससे मतलूबा नताइज हासिल कर लेगी या इससे और क्योस बढ़ेगा? देखिए, 2 क़वानीन है। मैंने अभी एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स लिखी थी द न्यूज़ के लिए जिसमें मैंने लॉ फेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट तो खैर क्या है, ये कॉन्सेप्ट तो पुराना है, लेकिन मैंने उसको हाईलाइट किया था। लॉ फेयर का क्या मतलब है? जैसे वॉरफेयर होता है ना, इस तरह लॉ फेयर में आप अपने मुखालिफिन को दबाने कुचलने के लिए लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी 2 मिसालें हैं। एक तो पीका एक्ट है, दूसरा MPO, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने से चला रहा है मुख्तलिफ शक्लों में, ठीक है। लेकिन चाहे वो MPO हो या पीका हो, ये अपने नताइज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों से इज़हार राय को कुचलने की कोशिश की जाती है। अब ये ज़्यादा दिन का टारगेट पीका का जो था वो सोशल मीडिया की तरफ था, क्योंकि अखबारात तो अब इतने बिक नहीं रहे ना, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से हासिल करते हैं। तो उसमें सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे अब ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे ही चलेगा ना, ये अखबार में तो नहीं छपेगा। तो इस तरह की चीज़ों को कर्व करिए, या फरहान मलिक जो कुछ कहते हैं बोलते हैं वो सोशल मीडिया पे चलता है, चीज़ें वायरल होती हैं। तो अब उसमें किसी को भी पकड़ लो और कह दो कि जी ये इसने रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो बातें की और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। तो लेकिन उससे होता क्या है, उससे आर्जी तौर पे ये लोग खुद, यानी जो पाबंदियाँ लगाने वाले हैं वो एक्सपोज होते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। तो लोग जिनको बोलना है वो बोलते रहेंगे। और अभी भी अदालतें काम कर रही हैं, रिलीफ मिलता है। कितने लोगों को रिलीफ मिला है देखें ना, हाँ, आपको भी रिलीफ मिला, वहीद मुराद को रिलीफ मिला, और जिसको ये पकड़ेंगे तो ये मतलब अभी अच्छी बात ये है कि अब अदलिया उस तरह से लाइन टो नहीं कर रही जैसे पहले करती थी। अब अदलिया थोड़ी आज़ाद नज़र आती है, लेकिन मुकम्मल आज़ाद नहीं है। तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में एक तो अवामी मुज़ाहमत ज़रूरी है, सहाफ़ियों की मुज़ाहमत, शायरों की मुज़ाहमत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अदलिया की सपोर्ट बहुत ज़रूरी। अगर अदलिया सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर इज़हार राय की आज़ादी को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी हमने पूरी डिस्कशन में ये डिस्कस किया कि मतलब जब पाबंदियां लगी या जेलों में डाला गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि आवाज़ और ताकतवर बनकर उभरी। पीका भी आप यही कह रहे हैं कि ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर मैं एक चीज़ ये सोचता हूँ कि जो दिगर ममालिक के ऊपर अगर नज़र डालें, वहाँ पर भी आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियाँ होती हैं, एक मखसूस नैरेटिव बस ऊपर तक लाने की इजाज़त होती है। इवन के तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे कि चीन है, आप जो है अरब की रियासतें देख लें, वहाँ पर भी ये होता है। तो सर वहाँ पर तो ये होता है, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है? वहाँ की आवाम तो ये कबूल करती है,
हम ये कबूल क्यों नहीं करते? हम 3-4 बड़ी मिसालें ले लेते हैं ना। आपने चीन की मिसाल ली सबसे पहले। देखें चीन में ज़ाहिर है आज़ादी जो सहाफ़त की और इसकी आज़ादी बहुत कम है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये किया है कि जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर दी। तो शायद उनको आप थोड़ा-सा मार्जिन दे दें। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं हुआ ना। अगर हमारी रियासत लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर दे और चीन जैसी रियासत बन जाए, जो कहा था रियासत माँ की जैसी होती है, तो माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब ये कि जैसे माँ बच्चों को तालीम दिलवाती है, खाने का ख़्याल रखती है, कपड़ों का ख़्याल रखती है, शेल्टर का ख़्याल रखती है। तो अगर रियासत चीन की ये कर रही है, गो के मैं उसको भी जायज़ नहीं समझता कि इवन देन इज़हार राय पे पाबंदी गलत है, लेकिन चलें मान लेते हैं ना कि यार वो अगर कोई पाबंदी है तो उन्होंने कुछ किया भी है अवाम के लिए ना, कुछ कर रहे हैं और शायद वो 60 करोड़ लोगों को सतह गुर्बत से ऊपर लेके आए, ऊपर लेकर आए हैं 70 सालों। हाँ, तो शायद उनको थोड़ा-सा मार्जिन हम दे दें कि भई यार अगर वो ये नहीं करते तो शायद वो चल नहीं पाते, तो उनको थोड़ा-सा मार्जिन आप दे सकते हैं। लेकिन मैं उसके भी खिलाफ हूँ। दूसरा ये तो चीन सबसे बड़ा मुल्क है, बल्कि अब तो इंडिया हो गया ना। अब इंडिया की मिसाल ले लें। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ लगी वो इमरजेंसी का पीरियड था, कोई 20 महीने का, 1975-76 का, जिसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और वहाँ भी इज़हार राय पे मुकम्मल पाबंदी थी। लेकिन फिर बाद में कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसके बाद से नहीं। लेकिन अब इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया में रियासत से ज़्यादा, और पाकिस्तान में भी ये हो रहा है कि रियासत से ज़्यादा समाजी जबर, एक तो रियासती जबर होता है, एक समाजी जबर होता है। रियासती जबर के खिलाफ लड़ना आसान है, क्योंकि आपको पता है समाजी जबर का मतलब यह है कि समाज में ऐसे ग्रोह और जत्थे आ जाते हैं जो आपकी इज़हार राय पे पाबंदी लगाता। वहाँ पर बीजेपी या सैफरॉन ब्रिगेड, जिसको हम कहते हैं ज़ाफ़रानी टोला, वो बजरंग दल हो या आरएसएस हो या इस तरह की जो है ना, वो कोई भी मुखालिफत करे तो उसको वो टारगेट करते हैं घरों पे, या अभी वहाँ वक्फ का कानून जो लाया गया है उसके तहत वो टारगेट कर रहे हैं। तो इंडिया बेशक क्लेम करे कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, लेकिन वहाँ भी इज़हार राय की आज़ादी नहीं है और वहाँ रियासत से ज़्यादा ये जत्थे जो हैं, अब पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल होने जा रही है, बल्कि हो गई है बड़ी हद तक, कि यहाँ भी ऐसे ग्रोह वजूद में आ गए हैं जो आपको टारगेट करते हैं, और अगर आपने कुछ कहा तो आप पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा के आपको धर लिया जाता है या डराया धमकाया जाता है। और जो भी आप बात करें कोई भी और फिर ये कि इसमें मज़हब को भी इस्तेमाल किया जाता है, कि जैसे अब मशल खान का बड़ा जो पेशावर में मार दिया गया, अब वो क्या क्या था, वो लोगों को श्रीलंकन। तो ये जत्थे जो हैं कि कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा दे और वो जत्था जाके वो बगैर वेरिफिकेशन के उनको मार दे। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ये है कि जी चूंकि अदालतें सज़ा नहीं देती इसलिए हम कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन इससे क्या हुआ है कि माशरे में एक समाजी जबर फैल गया। तो वो समाजी जबर जो है वो चीन में रियासती जबर है, इंडिया में रियासती से ज़्यादा अब समाजी जबर आ गया। अरब में भी अब अमेरिका की मिसाल, अमेरिका, ये ज़रूरी है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा चैंपियन रहा है इज़हार राय की आज़ादी का। अब वहाँ देखें ना, आज की अखबार में खबर है कि हार्वर्ड की फंडिंग बंद कर रहा है $2 बिलियन ट्रम्प। क्यों? इसलिए कि वो जो वहाँ के तालिब इल्म गज़ा के हिमायत में अगर मुज़ाहरे कर रहे हैं तो वो उसकी इजाज़त नहीं है। तो ये रियासती जबर है। तो ये लोग, ये नाम नहाद जो मगरबी ताकतें हैं, ये भी क्लेम करते हैं कि हम जो है वो, हमारे यहाँ इनको शिकायत थी कि जी सोशल ममालिक में इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, और वो कहते थे कि जी वहाँ जैसे पास्तानाक या जो सोल्जेनित्सिन और सखारोव वगैरह बड़े नाम थे जिनको आज़ादी नहीं थी, उनके ये चैंपियन बन गए थे। अब ये खुद अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो अपने मुल्क में इज़हार राय की पाबंदी लगा रहा है और वो गज़ा की हिमायत नहीं करने दे रहा। तो इस किस्म की पाबंदियाँ सारी रियासतें लगाती हैं, लेकिन अगर दूसरी रियासतों में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम जस्टिफाई कर सकें। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि सेल्फ सेंसरशिप आ गई है लोगों में, कि अब मैं खुद लिखता हूँ, अब मैं जब लिखता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं कौन सा जुमला मैं लिखूँगा तो ये मेरा एडिटर काट देगा। तो बहुत गोल मोल बात करनी पड़ती है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो मैंने लॉ फेयर पे भी एक कपल ऑफ आर्टिकल्स मैंने लिखे थे द न्यूज़ में कि कानून को कैसे इस्तेमाल किया, तो वो लिखते हुए मुझे बहुत, मैं न्यूज़ का के एडिटोरियल भी लिखता रहा हूँ। तो जब हम एडिटोरियल लिखते हैं तो उस वक्त भी हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा जुमला चलेगा, कौन सा जुमला नहीं चलेगा। इवन ओपिनियन पेजेस में हमें सेल्फ सेंसरशिप करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो हम नाम, मतलब यही बात है ना कि जो हम अभी कह रहे हैं कि जी वो हम रियासत कहते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हम मुख्तदरा कहते हैं, हम ताकतवर हल्के कहते हैं, वो जो ने लेने का तुम नाम क्यों नहीं लेती?
तो ये सेंसरशिप है। तो सेल्फ सेंसरशिप आ गई। इसका नुकसान सबसे बड़ा यही हुआ है कि लोग अपने आप को सेल्फ सेंसर करना शुरू हो गए, उसके सिवा चारा नहीं। तो आपके ख्याल में ये उस तरफ की कामयाबी नहीं है जो ये करना चाहते थे, तो हम कर तो रहे हैं वो। आर्जी कामयाबी तो कह सकते हैं आप, आर्जी कामयाबी तो है, लेकिन फिर भी इवन देन लोग बिटवीन द लाइन जो बैन सुतूर है लोग पढ़ लेते हैं, लोगों को पता होता है। ज़िया-उल-हक के दौर में इतनी शदीद सेंसरशिप थी, लेकिन उसके बावजूद लोग चीज़ों से बेबहरा नहीं थे, लोगों को पता था कि क्या हो रहा है। तो ये कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत ये समझती है कि वो लोगों को बेबहरा रख सकती है, वो कामयाब नहीं होती। और ये पेका भी कामयाब नहीं होगा, ना एमपीओ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है ना ये कामयाब होगा। मुज़ाहिमत होती रहेगी। ठीक है, और आपको या मुझे क्या करना चाहिए? हमें मोहतात हो जाना चाहिए या क्या करना? भाई वो जैसे मैंने कहा ना कि जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले, तो अगर वो अब ये डिपेंड करता है कि कितनी कुर्बानी देने पे तैयार हैं। अब बाद जगह ऐसा होता है कि जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, फैमिली को ये टारगेट करते हैं, तो आप ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं कि यार मैं खुद तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चों के साथ कुछ हुआ तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए लोग या तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, जैसे बहुत से नाम हैं जो मुल्क से चले गए, पहले भी गए, आमराना दौर में भी गए, अब ये जो हाइब्रिड दौर है इसमें भी हो रहा है। लोग लिख नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। चलें सर, गुफ्तगू को क्लोज करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि हमें कहने की आज़ादी मिले और जो है मुल्क में बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इंशाल्लाह थैंक यू।